हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो बच्चों, आप लोगों का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है। आई होप तुम सभी लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक सेट सॉल्व करेंगे 30/3/1। इसमें हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं पेपर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4b² माइनस a² इज इक्वल 0। तो इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का तरीका है कि ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, a का वैल्यू आ रहा है 1, b का वैल्यू आ रहा है -2a एंड c का वैल्यू आ रहा है -4b² माइनस a²। यहाँ कैपिटल इस वजह से हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस में वैल्यू दे रखा है a और b का, इसी वजह से। तो इसे कंपेयर कर लिए। अब हम लोग निकाल लेंगे d का जो वैल्यू आएगा वो आएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू -2a और -2a का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4a² आता है। -4a का वैल्यू 1 है एंड c का वैल्यू है -4b² माइनस a²। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 4a² माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया 4b² माइनस a²। ये d का वैल्यू निकल आया। अब यहाँ से हम जो x का वैल्यू है दो दो वैल्यू निकल कर आएगा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का अगर लिखें तो आएगा -b² प्लस √d/2a एंड सिमिलरली बीटा के लिए क्या करेंगे, ये जो प्लस है इसके जगह पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या निकल कर आता है देखते हैं जरा। तो b का वैल्यू है -b² करना है, तो b² के लिए आ जाएगा 4a² और ये माइनस आगे लगेगा प्लस √d। तो d के लिए लिखेंगे √4a² प्लस 4 इंटू 4b² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। तो इसे आगे हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो ये वैल्यू आ रहा है -4a² प्लस √4a² प्लस 16b² माइनस 4a² डिवाइडेड बाई 2। ये 4a² और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -4a² प्लस 16b², ये रूट से बाहर आएगा तो 4b आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ अगर हम ऊपर 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा -a² प्लस ये 2 ही कॉमन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा -2a² प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू निकल के आया -2a² प्लस 2b। 2 कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरीके से बीटा लिख लेंगे तो बीटा आ जाएगा, अगर 2 कॉमन ले ले तो -2a² और माइनस b। अगर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आ रहा है अल्फा एंड बीटा के लिए। क्लियर है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये गिवन है, इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये प्रूव करके लाना है b² इज इक्वल टू c² इंटू 1 प्लस a²। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है कि रूट्स जो है वो रियल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, तो इसे हम नीचे के पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दे रखा है 1 प्लस a² इंटू x² प्लस 2abx प्लस b² माइनस c² इज इक्वल 0। और प्रूफ करके जो वैल्यू हमें लाना है वो वैल्यू है b² इज इक्वल c² 1 प्लस a²। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्रूफ करके लाना है। तो इसे भी हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि
जब रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं, यानी कि d इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कैपिटल में ही लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये यहाँ पर भी जो ac है, ये 4ac, ये कैपिटल A एंड कैपिटल C समझना, और ये कैपिटल B समझना, ठीक है, इसके लिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना दे रखा है, 2ab, तो 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 प्लस ए स्क्वायर, और c का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म का ये वैल्यू है, और ये इज इक्वल टू 0 है। इस टर्म को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल, ये -4, और ये अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें इनको तो ये बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये -4 और -4 कैंसिल आउट कर दें अगर, तो यहाँ बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये अगर इस वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो माइनस बी स्क्वायर बराबर इधर बचता है माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा माइनस, और सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा प्रूव होकर आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पेपर में सॉल्व करके आना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल 5 एंड a20 इज इक्वल 135। तो यहाँ पर हमें क्या सॉल्व करना है, सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म का, ठीक है। तो इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो d का वैल्यू दे रखा है 5 एंड a20 दे रखा है 135। तो सम निकालने के लिए, अगर सम निकालना है S20 तो हमें क्या चाहिए, सम का अगर फॉर्मूला लिखें तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, समझ आ गया। या तो फिर ऐसा होगा n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म पता कर लें, लास्ट टर्म हमें पता है 20 टर्म तक ही बोल रहे हैं, ये 20 में पता है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर a20 का वैल्यू दे रखा है और d दे रखा है, तो a20 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 19d बराबर 135। a1 इज इक्वल 135 माइनस 19 इंटू डी का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। अब जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 135 माइनस 95 आता है, और इसे सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 40। तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अब इसे यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देंगे, तो n मेरे लिए 20 है, 20/2 40 प्लस लास्ट टर्म है 135, तो ये कट के आ गया 10, तो 10 इंटू 175 यानी कि 1750, ये आएगा आंसर, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो बोलता है, यहाँ बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हमें मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, इसे इरेज करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मोड निकालना है, क्लास इंटरवल दे रखा है। तो मोड के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल को सेलेक्ट करना होता है। जैसे इसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मैक्सिमम 23 है। अब मेरे पास मोड का जो फॉर्मूला है, हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F2 माइनस F1
सॉरी एफ माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर f क्या है, तो f आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, l जो है लोअर लिमिट हो गया मॉडल क्लास का, तो मॉडल क्लास जो है वो 55 है, तो l हो गया 45 प्लस फ्रीक्वेंसी हो गया 23। यहाँ पर f1 जो है ये मॉडल क्लास के एक पहले वाला है, ये 22 हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23 माइनस f1 फिर से 22 माइनस f2 मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी यानी 14 इंटू एच। तो यहाँ पर h जो है वो डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल के दोनों लिमिट के बीच का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 45 प्लस इसे माइनस करने पे 1 आता है, नीचे 46 माइनस 6 एंड 3 इंटू 10, ये आ गया 45 प्लस 10 बाई 10 यानी 1, तो ये अपना आ रहा है 46। तो मॉडल मोड जो इसका निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी पेज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ क्या बोल रहा है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 150 spherical marbles each of diameter 1.4 centimeter are dropped in cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water। ठीक है, तो एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसमें कुछ पानी है, एंड आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। और ये जो स्फेरिकल मार्बल्स है वो इस स्फेरिकल वेसल जो है, सिलिंड्रिकल वेसल जो है, इसमें कम्प्लीटली इमर्स्ड है। ठीक है, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल। सिलिंड्रिकल वेसल में इसके वजह से पानी कितने हाइट तक राइज करेगा, ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुल मार्बल्स जो हैं उनके टोटल नंबर जो है वो कितने हैं, 150, और प्रत्येक मार्बल का डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो 150 है, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल मार्बल्स अगर हम लिखें तो 150 है, और इसका जो डायमीटर है मार्बल का डायमीटर, इसके लिए जो डायमीटर है उसका वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर, और सिलिंड्रिकल वेसल का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। और ये सिलिंड्रिकल वेसल के लिए अगर देखा जाए, इसके लिए जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो इस सिलिंड्रिकल वेसल में वाटर है, इसमें अगर इस बॉल, ये स्फेरिकल बॉल को अगर डाला जाता है तो वो कितने हाइट तक राइज कर रहा है ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना होगा, ये टोटल 150 बॉल्स का, और उसके बाद ये 150 बॉल्स का जो वॉल्यूम है उसे इसके साथ कंपेयर करना होगा और फिर हाइट कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूबिक, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू आ जाएगा 14, 1.4 सेंटीमीटर है तो 1.4 अपॉन 2 इंटू 1.4 अपॉन 2 इंटू 1.4 अपॉन 2, एक स्फीयर के लिए हो गया। ये टोटल स्फीयर के लिए अगर हम लिखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर जो है वो निकल कर आएगा 150 इंटू, ये कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2। और ये जो वॉल्यूम है जब ये सिलिंड्रिकल वेसल में जाएगा तो वहाँ पर भी इतना ही ये वॉल्यूम लेने वाला है, तो वहाँ पर इस वॉल्यूम को हम इक्वल कर देते हैं उसके साथ। तो राइज इन हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल, वो कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू, ये करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। और इसे हमें इसके इक्वल करना है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 150 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, सी एच को हमें कैलकुलेट करना है, 150 इंटू 4/3 इंटू 14/2 इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। और ये 7 से अगर इसे काटें तो 0.2 बार इसमें कटेगा और ये 0.2 टाइम्स में कट जाएगा। तो h का जो वैल्यू है वो निकल कर आता है 150 इंटू 4/3 इंटू, इसे हम 2/10 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4/100 इंटू 14/2। अब इसे कैंसिल आउट कर लो, यहाँ से सॉल्व करने पे अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर उसे पूरा सॉल्व करें तो ये कट गया, ये 2 टाइम्स में कट गया, ये 5 टाइम्स में कट गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 5 20 एंड 280, तो 1120 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या निकल कर आ रहा है, 1120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 इंटू 2, सॉरी 1120 नहीं, 20 इंटू 2 40 हो गया, एंड 40 इंटू 14 560 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर अपना कितना आ रहा है, 560 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 क्यूब्स जो है जिनका हर एक क्यूब का साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया गया, ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 + 6 + 6 यानी 18 सेंटीमीटर बन गया, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होगा LB 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H इंटू L, ठीक है। इस वैल्यू पे पुट कर दो और आंसर निकल कर आ जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल है ये। तो अगर इसे सॉल्व करें तो आंसर क्या निकल कर आता है देख लेते हैं। यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसे इसी जगह पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू एल जो है वो 18 हो गया, 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 18, ठीक है। 2 इंटू, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा 108 प्लस 36 प्लस 108, ठीक। अब इसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेंगे, तो ये ऐड करके तुम्हारा निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैं फाइनल आंसर इसका लिख रहा हूँ, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 504, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन जो है वो 5th नंबर जो है वो बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP आर सेम। तो किस वैल्यू n के किस वैल्यू पे दोनों AP का nth टर्म जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो दोनों AP को पहले साइड में लिखना होगा। तो फर्स्ट AP जो है इसमें 9 7 5 है, A1 इसके लिए 9 है, D इसके लिए -2 है, ठीक है। सेकेंड AP जो है, ये AP2 जो है ये 15 है, 12 है एंड 9 है। यहाँ A1 15 है, D जो है उसका वैल्यू -3 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो होगा दोनों AP का वो इक्वल होगा, ठीक है। तो AN ये फर्स्ट वाले के लिए इज इक्वल टू AN ये सेकेंड वाले के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, A1 प्लस n-1 इंटू D, ये फर्स्ट केस के लिए है, एंड A1 प्लस n-1 इंटू D ये सेकेंड वाले के लिए, ठीक है।
तो 9 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल 15 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो ये आ जाता है 9 प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो -2n प्लस 2 इज इक्वल 15 -3n प्लस 3। दोनों के लिए n का वैल्यू तो सेम होने वाला है, तो दोनों में n सेम है। a1 और d दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ अगर नंबर को देखा जाए, n को एक तरफ कर लेते तो -2n और ये इधर आएगा तो +3n इज इक्वल 18 और ये दोनों को ऐड करके 11, तो -11 इधर आ गया। ये आ रहा है n बराबर 7। तो 7th टर्म के लिए दोनों ए बी का जो वैल्यू है वो सेम आने वाला है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो फिगर है इसमें क्यू पी आर का ओ पी आर का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है और बोलता है प्रूफ करो कि ओ आर पी क्यू जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इस यहाँ पर देखा जाए तो ओ क्यू और ओ आर जो है वो तो रेडियस हो गया, ये इक्वल है ही। ठीक है, और ये जो है क्यू पी एक टेंजेंट है और आर पी दूसरा टेंजेंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट है पी। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट का लेंथ भी इक्वल है थ्योरम के मुताबिक, और ये कॉमन साइड हो गया। तो अगर इस ट्रायंगल का बात करें और इस ट्रायंगल का बात करें, ठीक है, इन ट्रायंगल का अगर बात किया जाए तो वो क्या है, दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है। पहले बात, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, तो ये एंगल जितना उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, ये 45, ये भी 45, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया 90। यहाँ 90 बनेगा ही, तो ये भी क्या हो गया, 90 एंगल हो गया। ठीक, ये 90 यहाँ पर साबित हो गया। और ये साइड जो है, ये साइड ये भी इक्वल हो रहा है। कैसे इक्वल हो रहा है कि ये लाइन जो है यहाँ 45 बन रहा है। ठीक है, ये 90 बन रहा है, तो ये भी 45 आएगा। जब अपोजिट एंगल इक्वल है यहाँ पर सेम ट्रायंगल में, इसके अपोजिट का साइड भी इक्वल होगा, तो ये दोनों साइड भी इक्वल। उसी तरीके से ये दोनों साइड भी इक्वल, तो ये चारों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये कैसे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो थ्योरम के मुताबिक ये तुम लोग यहाँ पर लिख लोगे कि थ्योरम के मुताबिक इसे सॉल्व कैसे करना है। तो बाय अप्लाइंग थ्योरम, ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ आर पी। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल ओ आर पी एंगल आर ओ पी इज इक्वल एंगल आर पी ओ। ठीक, सो ओ आर इज इक्वल ओ पी। क्लियर, एंड यहाँ ऊपर तुम साइड में लिख लोगे कि सिंस OR is equal OQ because they are radii and QP is equal RP because of common tangent point। ठीक, तो OR is equal OP अगर होता है तो OR is equal OP is equal OQ is equal RP आएगा। ये चारों साइड इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री एंगल ही बन रहा है, यानी ये क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंस्ट्रक्शन से, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, ए नंबर और बी नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आखिरी में डील करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग आखिरी में डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ टॉप ऑफ टू पोल, ये हाइट एंड डिस्टेंस से प्रॉब्लम है। ठीक है, दो पोल दे रखा है 20 मीटर का और 28 मीटर का, कनेक्टेड विथ अ वायर। The wire is inclined to horizontal at 30 degree. Find the length of the wire and the distance between the two poles। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पोल ये मेरा सीधा बन जाए, एक ये पोल है और ये एक दूसरा पोल है। ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर का, एक 20 मीटर का, एक 28 मीटर का। ये 28 मीटर का हो गया और ये 20 मीटर का हो गया। ठीक है, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में ये होता है कि अगर तुम फिगर सही से बना पा रहे हो तो तुमसे प्रॉब्लम बन ही जाना है, क्योंकि
कैलकुलेशन काफ़ी आसान होता है। ये हम यहाँ से लाइन मिलाएंगे इसे, और यहाँ से एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, क्योंकि बोला है विथ हॉरिजेंटल एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये 28 है, ये 20 है, तो ये बचा वो हो गया 8 मीटर, और ये एंगल 30 बन रहा है, यहाँ एंगल 90 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम नाम दे दें तो ए बी सी डी, ठीक है, और इसको नाम देते हैं ई। तो इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, ये ए ई जो है वो बेस हो गया और ए सी जो है वो हाइपोटेनस हो गया। तो इसी के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में हमको ई सी भी फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन tan थीटा के साथ लगा सकते हैं और एक cos थीटा के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो पहले tan थीटा अगर लिखें तो tan 30 डिग्री अगर लिखते हैं हम, तो ए ई यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ई सी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, ये इसके मुताबिक यहाँ अगर एंगल बना तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा, सॉरी इससे पहले कॉस थीटा बोल दिया था मैंने, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, ई बाई एच। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, और सॉल्व हो भी गया होगा तुम लोगों का, आई होप। आगे के लिए बढ़ते हैं। यहाँ से तुम इसी निकाल लोगे तो इसी का वैल्यू जो आएगा, निकाले होगे, वो इसी का वैल्यू तुम्हारे लिए निकल कर आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, एंड AC जो है, AC जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा लेंथ ऑफ वायर। चलो इसका फाइनल आंसर लिख ही देते हैं यहाँ पर। तो ये तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा, EC आएगा 8√3 और AC आएगा 8/2 यानी कि 4 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है कि द वेट जो है वाइल्ड एनिमल नेशनल पार्क में वाइल्ड एनिमल का जो वेट है उसका रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ पर हमें मीन वेट निकालना है यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर वेट फाइनल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे इरेज करके यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि एक मीन एज्यूम करना होता है। यहाँ पर ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं इसमें से, तो मीन हम लोग एज्यूम्ड मीन मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मिडिल वैल्यू ले लेते हैं जो ओवरऑल होता है 100 से 150 है। तो यहाँ पर हम मीन ले लेंगे ये इस वाले के लिए। तो उसको सॉल्व करने से पहले आगे हम लोग को यहाँ क्या करना होगा, पहले मिड वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, तब हम वो डिसाइड करेंगे कि मेरा एज्यूम्ड मीन क्या होने वाला है। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, तो तुमको करना क्या होगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसे लिख करके यहाँ सॉल्व करना होगा। तो अगर हम लिखें तो 100 प्लस 110 यानी 210 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 105। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए इसी तरीके से यहाँ सारा अगर प्लॉट करें तो आएगा हमारा, तो ये मिड वैल्यू निकल कर आ रहा है। यहाँ जो इस वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन जो लेना होगा वो मिडिल वैल्यू अप्रॉक्स मिडिल के आसपास ले लेंगे। तो हम 125 ले लेते हैं, ये मेरा जो है वो एज्यूम्ड मीन कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ठीक, और ये जो मिड वैल्यू है इसे हम डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मिड वैल्यू को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे, डी आई से नहीं। डी आई अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या हम निकालेंगे डी आई। ठीक है, तो डी आई निकलेगा कैसे, तो डी आई निकालने का तरीका है, इसे थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी आई तुम लोग निकाले होगे, ये जो दे रखा है माइनस एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो 105 माइनस 125 करना होगा, तो यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ -20 आएगा, यहाँ -10 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 20 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या निकालना होता है, यहाँ पर एफ आई और डी आई निकालना होता है ना, एफ आई डी आई। ऐसा क्यों करें, क्योंकि एज्यूम्ड मीन जो है, एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करें तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है, मीन निकालने के लिए अगर हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को इस तरीके से, तो ये आएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई डी आई अगर हम निकालें तो ये सबके लिए एफ आई डी आई निकल कर आएगा। ये तुम्हारा एफ आई है फ्रिक्वेंसी, -80, -120, 0, 80 एंड 60। और ये इसका पूरा सम निकाल लो, इसका पूरा टोटल कर लो, तो ये टोटल निकल कर आता है कुल तुम्हारा, तो ये 50 निकल कर आ गया। अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो एज्यूम्ड मीन जो है वो है अपना 125 प्लस एफ आई डी आई, इसका पूरे का सम निकालना है, तो ये अगर जोड़ दोगे तो माइनस में 200 आएगा, -200 और प्लस में आ जाएगा 140। ठीक है, तो ये निकल कर आ रहा है -60, है ना। तो ये आ गया -60 अपॉन 50। ठीक है, तो 125 -6/5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते तो 625 ये आएगा। ठीक है, -6/5, इसे सॉल्व कर लो तो ये निकल कर आ जाएगा तुम्हारा 619 डिवाइडेड बाई 5, और इसे डिवाइड करने पे आएगा 1 2 एंड 3.8, आई थिंक 123.8 निकल कर आ रहा है इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए जो है अपने पास जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ मीडियन क्लास खोजना होगा। तो मीडियन के लिए अगर फार्मूला हम यहाँ पर लिखें तो मीडियन का फार्मूला आता है L प्लस n/2 माइनस एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ अगर h देखा जाए तो h का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, तो 150 आ रहा है। ठीक है, n कैलकुलेट कर लेते हैं, n कितना आएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 23, और ये आ गया n/2 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो n/2 इज इक्वल टू 54/2, यानी कि ये आएगा 27। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ जो वैल्यू लेना होता है मीडियन फ्रिक्वेंसी के लिए, तो वो जस्ट ग्रेटर देन, हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट ग्रेटर देन कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना होगा हम लोग को यहाँ पर। तो ये h को इधर लिख लेते हैं, h था 150, तो यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले लिखना होगा CF, ये हो गया 6, ये हो गया 19, और 19 प्लस 25 तो ये हो जाएगा 44, 44 प्लस 54, तो 27 से जस्ट बड़ा बड़ा अगर देखा जाए तो वो 44 निकल कर आ रहा है। तो 44 मेरे लिए जो है वो मीडियन, ये पूरा का पूरा जो है वो मीडियन क्लास हो गया। ठीक, तो यहाँ पर स्मॉल एफ का जो वैल्यू है, स्मॉल एफ का वैल्यू आ गया 25, तो ये सारे वैल्यू को पुट करते हैं। एल जो है वो लोअर लिमिट लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 1700 प्लस n/2 है 27, माइनस ये जो एफ जो है इससे एक बड़ा ऊपर वाला होता है 19 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी जो है वो 25 है इंटू एच जो है 150 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखना होगा, तो सॉल्व कर लें इसे, तो 1700 प्लस ये माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 25, से इसे काट दो अगर तो ये तुम्हारा कट जाएगा 6 टाइम में। ठीक है, तो 8 इंटू 6 48 हो गया, 1748। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 1748। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सेक्शन सी में हम पहुंच चुके हैं। सेक्शन सी में हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है
इसका ए करते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व। ये सर्कल से बेस्ड क्वेश्चन है 11 नंबर में जो है दोनों क्वेश्चन, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें साबित करना है कि सी बाइसेक्ट्स ए बी, सी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी आसान है इसको सॉल्व करना। देखो कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर तो देख लो कि जो दो सर्कल है, सेंटर ओ है और एक का ओ डैश है, ठीक। एक का रेडियाई 2r है, दूसरे का रेडियाई r है, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है एट ए पर, और कॉर्ड ए बी जो है वो बड़े सर्कल को, बड़े सर्कल का कॉर्ड है जो मीट कर रहा है स्मॉल सर्कल को सी पर, ठीक है। तो क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो कॉर्ड डायमीटर के एंड से स्टार्ट होता है और सर्कल में किसी पॉइंट पर भी टच करता है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक। ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, और ये ओ ए और ओ बी रहा बराबर, ठीक है। इसका बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए इतना प्रूफ करना काफ़ी है कि ए सी इज इक्वल बी सी होगा, ठीक है। तो दोनों का दोनों हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी इज इक्वल ओ सी कॉमन है, एंगल ओ सी ए इज इक्वल एंगल ओ सी बी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ओ ए इज इक्वल ओ बी, तो ये ऐसे ही प्रूव हो गया। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल था तो दो वैल्यू पे ही प्रूफ हो जाता है ये RHS के कंसेप्ट से, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल बी सी, ठीक है। और ए सी इज इक्वल अगर बी सी है इसका मतलब क्या है, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स में था लेकिन काफ़ी आसान था, ठीक है। नंबर बी, तो नंबर बी में क्या है, यहाँ पर नंबर बी में प्रॉब्लम दे रखा है ओ सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, ये जो सर्कल है इसमें रेडियस जो है इसका 5 है, यानी ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। पी ए और बी सी जो है, पी ए, ये पी ए और ये बी सी जो है ये टेंजेंट्स है ए और बी टू द सर्कल एट ए एंड बी पर। इफ ओपी का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू दे रखा है 13, तो पी ए फाइंड करो और बी सी फाइंड करो, पी ए एंड बी सी। तो पी ए फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले आसानी से यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये पता है हमें। तो इन ट्राइंगल पी ए ओ, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पी ए का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये होगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। ओपी का वैल्यू 39 दे रखा है, तो 13 दे रखा है, 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये 12 निकल के आएगा, पी ए का वैल्यू जो है वो 12 निकल कर आ रहा है, ये 144 आएगा और ये 12 निकल कर आएगा, तो पी ए आ गया 12। अब बी सी निकालना है, तो ध्यान दो कि ये सी जो है ये कॉमन पॉइंट है ए सी और बी सी के लिए, ये दोनों भी टेंजेंट है, तो ए सी इज इक्वल बी सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए सी इज इक्वल बी सी हम लिख सकते हैं, दूसरा ये 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल अगर हम बात करें पी बी सी का, ठीक है, पी बी सी का, तो यहाँ पर अगर हम बी सी स्क्वायर निकालें तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, पी सी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, ठीक है। अब पी सी जो है, पी सी वैल्यू को इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी सी को हम लिख सकते हैं क्या, पी ए माइनस सी ए, ठीक है। और सी और ए भी बराबर है क्योंकि कॉमन टेंजेंट पे, सॉरी, सी ए और बी सी बराबर है, तो पी ए माइनस बी सी, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे पी ए माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस, ये बी पी का जो लेंथ आएगा ये इस लेंथ को माइनस कर दो, तो ये है तुम्हारा 5 और ये 13, तो ये हो गया 8, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, और ये इधर है बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू कितना आया था, 12 आया था, 12 इंटू ये बी सी माइनस 64, ठीक है। इधर से बी सी और ये बी सी कैंसिल हो गया, ठीक। और पी ए स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर ये आ गया इधर 0, 0 बराबर पी ए स्क्वायर 144 आ जाएगा, प्लस ये 24 बी सी माइनस 64, ये इसको माइनस करना है यहाँ से, तो इसको अब इसके बाद अगर सॉल्व करें तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो
इस पूरे वैल्यू को माइनस करके हम इस तरफ भेज देते हैं, तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 0 और 80 आएगा, -80 इज इक्वल, और ये यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, तो -24 BC। ठीक, अब ये आगे 80/24 बराबर BC, ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है 80/24। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, a man is standing at the top of a tower, observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of a tower with a uniform speed. 10 सेकेंड लेटर the angle of depression जो है वो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर तक पहुंचने के लिए टाइम कितना रिक्वायरमेंट होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें अलग से एक पेज का जरूरत पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है, यहाँ पर एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, यानी यहाँ से एंगल था, ये 30 डिग्री था, और ये पूरा जो बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट को हम पॉइंट ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरा सी है और ये पॉइंट मेरा डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 10 सेकंड में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 60 डिग्री बन जाता है, यानी कि 10 सेकंड में वो कार यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो स्पीड, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? स्पीड को मानना होगा, लेट स्पीड जो है, स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना निकल कर आ जाएगा? v इंटू टी। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा है, यानी सॉरी 10 सेकंड लगा है, यानी कि ये जो तुम्हारा वैल्यू निकल कर आ रहा है वो 10 इंटू वी आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, वो टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, तो टी टाइम मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ टी टाइम लगा, तो वी इंटू टी डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इस हाइट को हम मान लेते हैं एच। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल पे पहले बात करते हैं। तो डी बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी बी एन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन वी टी। ठीक, और tan 60 डिग्री √3 आएगा, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन वी टी। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग h का वैल्यू फाइंड कर लें, तो h का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? Vt √3 इज इक्वल एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में डी सी ए, डी सी ए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? सी पर बन रहा है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन, ये पूरा लेंथ कितना होगा? तो 10v प्लस वी टी लिखेंगे, 10v प्लस वी टी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल, एच का वैल्यू कितना होगा? वी टी √3 डिवाइडेड बाई 10v प्लस वी टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10v प्लस वी टी इज इक्वल टू 3vt। ठीक है, v कॉमन लेके काट सकते हो, तो पूरा v कैंसिल हो जाएगा, तो 10 प्लस t बराबर 3t। ये t उधर गया तो ये बच गया 2t, और ये कैंसिल हो गया 5, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम कितना लगने वाला है? 5 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब अपना जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन से, पहला केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक पूल वाला है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी टाइप का है, टफ है, वैसा कुछ नहीं है, पेपर काफ़ी आसान है, ये केस बेस्ड भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर जो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें एक पूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, और पूल का एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन जो है ये दे रखा है 7 मीटर, और ये जो लेंथ है
ये देखा रखा है 12 मीटर। और साथ ही साथ में बताया है कि ये जो पुल के ये जो साइड में जो है इसका विड्थ जो है वो x है। एक्चुअली में ये पुल है और पुल के किनारे जो है वो कंक्रीट का साइडवॉक बनाया हुआ है जिसका विड्थ जो है वो x है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिव गिवन एबव फॉर अ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, इंफॉर्मेशन उतना दिया हुआ है यहाँ पर। पूल का एरिया जो है वो 36 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो पूल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हम लोग को ये लेंथ चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पूल है, ये इसी का चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो दे रखा है 7, तो अगर हम ये माइनस कर दें यहाँ से और इसे माइनस कर दें तो ये बच जाता है, ये x इधर से गया और x इधर से गया, तो यहाँ पर ये जो लेंथ बच गया ये बच गया 7 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ जो हो जाता है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए 12 पूरा दे रखा है और हमको वही लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना है ऐसे पूरा। ठीक है ना, ये जो लेंथ है यहाँ से इसको इस तरीके से कट करके हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2x। ठीक, क्योंकि हमें सिर्फ अंदर का पोर्शन लेना है ना। बाहर बाहर 12 है, ये x विड्थ इधर से माइनस करेंगे ऐसे। ठीक है, माइनस करके 12 माइनस 2x। तो इस पूरे का एरिया कितना आ गया, तो अगर इसका एरिया लिखें हम, अगर इसके लिए अगर हम एरिया लिखते हैं, अगर इसके लिए एरिया लिखते हैं तो आता है 7 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसे अगर सॉल्व करें तो माइनस 14x माइनस 24x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल 36। ठीक है, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 38x और ये 84 और ये 36 इधर आएगा माइनस में, तो ये बचेगा 48। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द विड्थ ऑफ साइडवॉक अराउंड द पूल। पूल के अराउंड जो है साइडवॉक उसका विड्थ निकालने के लिए, तो इस जब इक्वेशन को जो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 48, यहाँ साइड में कर लेते हैं सॉल्व। 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 48 इज इक्वल 0। यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन आउट कर लेते हैं इसको। 2 कॉमन आउट अगर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24 इज इक्वल 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24 इज इक्वल 0 आ रहा है। तो इसके बाद अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करके हमारे पास आएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस 24 बराबर 0। और यहाँ पर 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन लो तो x माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल 0। x माइनस 8 कॉमन ले लिया और यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया इज इक्वल 0। तो x का वैल्यू 8 आता है और दूसरा x का वैल्यू 3/2 आता है। ठीक है, ये दो वैल्यू रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो ये दो वैल्यू निकल रहा है, इसमें से एक वैल्यू करेक्ट है, ये 8 जो है वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर विड्थ जो है वो 7 और 12 है, यानी कि ये जो है 1.5 x इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये करेक्ट है। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अपना हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक बर्थडे है, बर्थडे के लिए कैप और
बेकरी शॉप से केक खरीदने के लिए वेसल्स बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसका डायमेंशन दे रखा है, केक रखने के लिए जो है वो डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट 14 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। और कॉनिकल कैप जो है उसका ये दे रखा है सर्कमफेरेंस और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पूछता है पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज टू मेक 4 सच कैप्स। ऐसे अगर 4 कैप्स बनाने हो तो अपने पास टोटल कितना पेपर का रिक्वायरमेंट होगा। और दूसरा, हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर्ड, जो वो वेसल बना रहे हैं उसमें टोटल केक जो कंटेन होगा उसका जो वजन होगा वो कितना होगा, उसके मुताबिक यहाँ से बेकरी से वो कितना केक उन्हें ऑर्डर करना होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ तो जगह है नहीं, एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व यहाँ पर। तो कॉनिकल के लिए सरकमफेरेंस जो है वो बेस का जो सरकमफेरेंस है यानी 2 पाई आर दे रखा है। 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर दे रखा है ये। और साथ में हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो ये कॉनिकल कैप जो बनेगा इसमें हम लोग को होलो कोन, ये कोन जो है वो सॉलिड नहीं है, यानी कि हम लोग को सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल पाई आर एल, ठीक है। तो पाई तो है आर और एल यहाँ अलग से कैलकुलेट करना है। तो 2 पाई आर से हम आर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 2 से कट गया तो 22 टाइम्स में कट जाएगा। और पाई आर इज इक्वल टू आ रहा है 22, यानी आर इज इक्वल टू 22 बाई पाई का वैल्यू लिखेंगे 22 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा, ये कट गया यानी आर इज इक्वल टू 7 आ रहा है, ठीक है। अब एल निकालना है, एच का वैल्यू दे रखा, आर का वैल्यू दे रखा, एल निकल कर आ जाएगा। तो एल का वैल्यू आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एल बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये निकल कर आ जाएगा। इसे सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, इसे सॉल्व करके एल इज इक्वल टू तुम्हारे पास 25 आ जाएगा, ये 625 आएगा। तो उसको सॉल्व करके 25 आ गया। अब यहाँ निकाल लेंगे तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7 इंटू एल है 25, ये कट गया। इसे सॉल्व कर लो तो 25 इंटू 22 यानी 50 यानी 550 आ रहा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा कितना लगने वाला है, 4 लगने वाला है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, 4 इंटू 550 यानी फाइनल आंसर आएगा 0 2 एंड 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेकरी सोप के लिए। तो यहाँ पर द बेकरी सोप सेल्स केक बाय द वेट, इतना इतना इतना, इसी रेंज में वो सेल करता है 0.5 1 kg 1.5 kg एक्सेट्रा। आगे ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, फिर 2 kg आएगा, 2.5 kg आएगा। तो डायमेंशन के मुताबिक हमें देखना है कि वो टोटल कितना आ रहा है। अगर 650 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए जो है वो 100 ग्राम केक का वेट होता है। तो उसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो केक का जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर जो है डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, तो आर आ गया 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 सॉरी 12 इंटू 12 इंटू 14, ये कट गया 2 टाइम्स में। सॉल्व कर देंगे तो 22 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया 44 इंटू 144, ठीक है। 44 इंटू 144, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये कितना आंसर आता है। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 6336 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। इतना वॉल्यूम निकल कर आ रहा है और 650 सेंटीमीटर पर क्यूबिक का जो वेट है वो 100 ग्राम आ रहा है।
तो यहाँ टोटल वेट अगर कैलकुलेट करें इसके मुताबिक तो इसे 650 से डिवाइड कर देंगे। 100 ग्राम वेट आ रहा है इसका, तो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 6336 डिवाइडेड बाई 650, तो इसको डिवाइड करके अपने पास जो आ रहा है वो रिजल्ट है, तो ये निकल कर आएगा 9.7। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 100 ग्राम से, क्योंकि ये जो वेट निकल कर है तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं, ये 100 से ही मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 100 लिख देते हैं। ऐसा क्यों करें? क्योंकि 650 सेंटीमीटर क्यूबिक जो वॉल्यूम है उसमें 100 ग्राम वेट होता है, ठीक है ना। तो इसको जो डिवाइड करके निकलेगा वो रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ 100 ग्राम्स, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसे ऐसे समझ लो कि 100 ग्राम, ये 650 में जो वेट है वो 100 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितना होगा 100/650, तो यहाँ 6336 के मुताबिक निकालना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करके तुम्हारा जो रिजल्ट है वो निकल कर आएगा 9, इसे सॉल्व करके आ रहा था 9.74, तो ये 974 ग्राम आ जाएगा, 974 ग्राम, ठीक है। जो कि लगभग देखा जाए तो 1 केजी के आसपास है, यानी केक का जो वेट होगा वो कितना होगा, ये अप्रॉक्स 1000 ग्राम के आसपास है, यानी कि 1 केजी के अप्रॉक्स केक का जो है वो वेट निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इधर वो हमारा सॉल्व हो चुका है। से ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम बचा हुआ था वो बच गया, तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है वो 8 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है, ए बी जो है वो लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कि ये इसी को मान लो, ठीक है। यहाँ साइड में देखो, ये 8 सेंटीमीटर का हम जो है वो बना लिए। अब 1:5 ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली 8 सेंटीमीटर का, 1:5 करना है, तो हम ऊपर की ओर एक एंगल लेकर के बनाएंगे, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। सेम यही एंगल हम मेजर कर लेंगे इधर नीचे की ओर, ठीक है। सेम यही एंगल होना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए, जितना एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनना चाहिए। तो एक नॉर्मल सा चाप लेकर के इसे यहाँ एक काटे, फिर यहाँ काटे, यहाँ ऊपर में हमको 1 ही चाहिए तो 1 ही तक करते हैं, इधर से फिर वैसे कट करेंगे सेम उसी वाले मेजर से, 2 3 4 इसी तरीके से 5 तक जाएंगे, यहाँ आ गया, और ये इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो कटा ये 1:5 में कट जाता है, ठीक, इस तरीके से बनाना था। इसके बाद ये सर्कल जो है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो ये सर्कल को हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब क्या करना है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका पॉइंट दे देंगे, नाम देंगे पी। तो यहाँ से मान लो हम 6 सेंटीमीटर तक गए आगे, इसका नाम दे दिए पी। ये सेंटर ओ है, इसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि इसको मोर देन हाफ कट करना है, तो इधर कट की और इधर कट की, ठीक है। ये मोर देन हाफ यहाँ कट होकर के आएगा, ठीक है। अब इसको एज अ सेंटर लेना है, इसको एज अ सेंटर लेकर के ड्रॉ करना है एक और सर्कल, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ कर ली। अब ये जहाँ जहाँ पर कट हो रहा है उस जगह पर से लाइन खींच देना है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे जाएगा और एक ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये बन गया टेंजेंट। तो आई होप तुम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो, ठीक है। यहाँ सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, ये स्टैंडर्ड था 30/3/1।